आज हमारा सेकंड टॉपिक है एलपीपी में बेसिक सॉल्यूशन। और इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को भी मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है और 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी अपलोड किया है। अब बेसिक सॉल्यूशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम समझ लें थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन होता क्या है। बेसिक सोल्यूशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन बेसिक फिजिबल सोल्यूशन किसे बोलेंगे। बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के लिए हमेशा आप पॉजिटिव वाला लेते हैं। क्लियर। ये रहा थोड़ा सा डेमो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो जो यम प्लस यन होता है वो बताता है कि टोटल वेरिएबल कितने हैं। टोटल वेरिएबल को बता रहा है ना। और यम बताता है नंबर ऑफ इक्वेशन को। और जितना हमारे पास यन की वैल्यू आती है उतने वेरिएबल को हम क्या करते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं बेसिक वेरिएबल फाइंड करने के लिए। जैसे कि यन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, यन वेरिएबल इक्वल टू जीरो। बाई पुटिंग एन वेरिएबल इक्वल टू जीरो हम बेसिक सोल्यूशन पता कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बेसिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। क्लियर। और ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 7 और 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। क्लियर। अब देखो इसमें नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बोला है। और मैं इधर थोड़ा सा और एक चीज़ बता दूं, किसी भी सिस्टम में एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल हो सकते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है। एटमोस्ट के लिए है यम प्लस यन सी यन। ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल इतने हो सकते हैं। क्लियर। बेसिक सोल्यूशन एट मोस्ट बेसिक सोल्यूशन इतने होंगे। एट मोस्ट मतलब इससे कम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा, ये मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि यम प्लस एन वेरिएबल को बता रहा है। क्लियर। तो टोटल वेरिएबल कितने हैं, देखो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। तो इसका मतलब यम प्लस एन की वैल्यू हो गई कितनी, 3, क्योंकि टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, एक्स वाई जेड। और इक्वेशन कितने हैं, इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन को मैं एम से डिनोट कर रही हूँ। नंबर ऑफ इक्वेशन को एम से, 2 इक्वेशन दिख रहा है ना, एम इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करो तो 2 प्लस एन इक्वल टू 3। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एन इक्वल टू 3 माइनस 2 इट मीन्स 1। एन की वैल्यू हमें 1 मिल गई। एन की वैल्यू अगर हमें 1 मिल गई तो हम एक वेरिएबल को 0 के बराबर रख सकते हैं। एन बराबर क्या मिला है, 1। मतलब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। तो जब हम बेसिक सोल्यूशन पता करेंगे तो उसके लिए एक वेरिएबल्स को 0 करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखो, एक बार एक्स को 0 के बराबर करेंगे, एक बार वाई को और एक बार जेड को। इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्लियर। कि एक वेरिएबल को 0 के बराबर पुट करेंगे, जिसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे उसको बोलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल। क्लियर। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, दोनों को लिख लो। नॉन बेसिक वेरिएबल, नॉन बेसिक वेरिएबल किसको पुट करें हम, एक्स वाई जेड है तो पहले मैं एक्स बराबर 0 को पुट करती हूँ। इक्वेशन कौन कौन से थे हमारे पास, ये था ना, 3 केसेस बनेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल के। एक बार एक्स बराबर 0 करना है, एक बार वाई बराबर 0 करना है, एक बार जेड बराबर 0 करना है। क्लियर। इक्वेशन क्या था, ओरिजिनल वाला ये था, एक्स प्लस 2y
4z इक्वल टू 7, 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। मैंने नॉन बेसिक वेरिएबल इस बार x बराबर 0 को लिया है, तो इसमें x बराबर जहाँ जहाँ है ओरिजिनल इक्वेशन में 0 रख दो। x बराबर 0 पुट करने पे क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 7 और 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। तो नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने किसको लिया, x बराबर 0 को, तो कुछ इतना मिला। अब मेरे को क्या मिल रहा है, थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। 2y प्लस 4z इक्वल टू 7, 4y प्लस 5z इक्वल टू 11। और ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, जब मैं x बराबर 0 पुट की हूँ, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों को सॉल्व करने के बाद से y का वैल्यू क्या मिल रहा है, मिलेगा y का वैल्यू मिलेगा 3/2 और z की वैल्यू मिलेगी 1। तो इसके लिए बेसिक सोल्यूशन क्या हो जाएगी, इस ओरिजिनल इक्वेशन के लिए बेसिक सोल्यूशन क्या होगी, बेसिक सोल्यूशन को मैं BS से दिखा रही हूँ। बेसिक सोल्यूशन विल बी, कितने वेरिएबल थे, 3 ना, x y z पे ट्रांसपोज कर दो इक्वल टू, मैंने क्या लिया था, x बराबर 0, यहाँ पे x बराबर 0 तो यहाँ पे 0 लिख दो। y का मान कितना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3/2 और z का वैल्यू 1। ये हो गया हमारे बेसिक सोल्यूशन। अब देखो n बराबर 1 था, तो मतलब एक वेरिएबल को 0 पुट करना है, तो 3 केसेस बनेंगे। एक तो x बराबर 0 हो सकता है, 3 वेरिएबल है, तो दूसरे केस में क्या होगा, y बराबर 0। नॉन बेसिक वेरिएबल किसको ले लेते हैं, y को, और y बराबर 0 कर दें, और थर्ड में z बराबर 0। इस ओरिजिनल इक्वेशन में जब मैं y बराबर 0 करूँगी तो क्या मिलेगा, x प्लस 4z, x प्लस 4z इक्वल टू 7, 2x प्लस 5z इक्वल टू 11। अब फिर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगी, फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करने के बाद से इन दोनों इक्वेशन का मैंने y बराबर x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर मिलेगा 3 और y बराबर, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं 9 क्लास में ऐसे ही सॉल्व करना, z बराबर मिलेगा 1। तो अब इसके लिए बेसिक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, बेसिक सोल्यूशन मिलेगा x y z का ट्रांसपोज इक्वल टू, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 लिया है मैंने यहाँ पर, और z का वैल्यू 1 का ट्रांसपोज, ये मिलेगा। अब तीसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है, या तो z बराबर 0 हो सकता है। नॉन बेसिक वेरिएबल में क्या करती हूँ, z इक्वल टू 0 पुट कर लेती हूँ। z बराबर 0 पुट करने के बाद से क्या मिल रहा है हमें, x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 11। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने के बाद से ये तो देखते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम पढ़ते हैं कि 2 वेरिएबल हो और 2 अननोन्स हो, x बराबर 2y करेंगे तो चलो ऐसे निकाल लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितने सोल्यूशन आते हैं, 1 2 2 4। इसका डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है, 0। जब डिटर्मिनेंट 0 मिलता है किसी सिस्टम का, तो दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ना, तो नॉन होमोजीनियस में दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, आइदर नो सोल्यूशन या इन्फानाइटली सोल्यूशन। तो जब भी हमारे ऐसे नॉन बेसिक वेरिएबल को z बराबर 0 पुट करने के बाद से कुछ ऐसा केसेस मिले कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है, जैसे इन पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो 0 नहीं आ रहा है, देख लो 5 1 5 और -8 नॉन 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, क्लियर। तो इसमें सोल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन। जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है।
यहाँ देखो जीरो के बराबर आ गया, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, आइदर इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो जाए या नो सोल्यूशन। जब ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो उस केस में हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल जीरो पुट करने के बाद भी कोई भी बेसिक सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो बेसिक सोल्यूशन, कोई भी बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ थी और बेसिक सोल्यूशन हमें दो मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन मिल सकते थे बेसिक सोल्यूशन, लेकिन दो मिलेगा। कौन कौन से दो मिला? एक तो ये मिला और एक ये, जब मैंने क्या किया, y बराबर जीरो पुट किया और z बराबर जीरो पुट किया। और एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक थोड़ा और। अब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें w x y z यानी कि 4 वेरिएबल्स हो, तो कैसे हम नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इनिशियली मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं टोटल, मतलब एक तो w है, एक x है और एक y है और एक z है, मतलब 4 है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m प्लस n इक्वल टू 4। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हैं, 2 हैं, तो m इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2। तो n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसमें पुट करो, n इक्वल टू भी हमें आ जाएगा 2। तो मतलब हमें एक साथ किसी दो वेरिएबल्स को जीरो के बराबर पुट करके हम और देखेंगे कि क्या आ रहा है बेसिक सोल्यूशन। जैसे कि w और x है, w बराबर जीरो एक बार पुट करेंगे, फिर x बराबर, मतलब हर बेसिक वेरिएबल पता करने के लिए दो वेरिएबल को जीरो बनाना होगा। तो कितने इसके बेसिक सोल्यूशन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बताओ। एटमोस्ट बेसिक सोल्यूशन होने के लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन इसके कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट n था, उससे कम भी हो सकते हैं, m प्लस n सी एन। तो m प्लस n यानी कि 4 है और c n कितना है, 2 है। अब इसको फार्मूला से लगाओ, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 n माइनस आर इन होता है। तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इसके 6 बेसिक सोल्यूशन हो पाएंगे, 6 से कम भी हो सकते हैं। इतना तो हमें आइडिया लग गया। तो हमें दो वेरिएबल को एक साथ जीरो पुट करना, रुको मैं इसको थोड़ा सा मैं इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक हिंट दे देती हूँ। देखो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में जैसे ऐसे होता है ना, ए एक्स इक्वल टू बी टाइप में, तो अगर हम तो एक कैसे जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट जो ए का है वो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो बोलते हैं कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है ना। और एक और पॉसिबिलिटीज़ होती है कि रैंक ऑफ ए बराबर हो जाता है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के। तो इस केस में इसके पास सोल्यूशन होता है, अगर नहीं बराबर होता है तो इसके पास सोल्यूशन होता है, और अगर इक्वल नहीं होता है तो नो सोल्यूशन होता है। और क्या चीज़ें हैं, हाँ, अगर रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी लेस देन है यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल के, तब मोर देन वन सोल्यूशन होता है, यानी कि इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है। और जब भी इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है तो यहाँ बेसिक सोल्यूशन फाइंड करने में करते टाइम कोई भी बेसिक सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा कंडीशन कुछ आ जाए, रैंक ऑफ ए इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके बराबर हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि इसके पास सोल्यूशन होगा, लेकिन यूनिक सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन तो होगा, यूनिक होगा। एक कब किस केस में पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट ए का जीरो के बराबर ना है, तब ये पॉसिबल होता है। क्लियर। अब इस केस में हमें बेसिक सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे सॉल्व किया है तो n इक्वल टू 2 मिला है ना, यहाँ पे सॉल्व किया है तो n इक्वल टू 2 मिला है। तो मतलब एक साथ दो वेरिएबल को जीरो बनाना है। तो w x y z इतने हैं ना, w x y z, तो कुल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, पॉसिबल केस कितने बनेंगे, 6, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 बेसिक सोल्यूशन आ सकते थे। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं, मैं सभी केसेस को डिस्कस कर सकती हूँ। एक बार तो तुम एक्स w और x को जीरो बनाना है, तो एक बार w बराबर जीरो लेके चलना है पहले केस में, और x बराबर जीरो लेके चलना है। क्लियर। सेकेंड केसेस में क्या हो जाएगा, w और y को जीरो बनाओ। एक बार तो मैंने w और x को कर दिया जीरो के बराबर, सेकेंड में w और y, w इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो लेके चलना है। थर्ड में क्या हो जाएगा, w और z,
डब्लू बराबर 0 एंड जेड बराबर 0। फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, डब्लू वाले सारे काम कैंसिल हो गए ना। अब फोर्थ केसेस में चलो, फोर्थ केसेस में देखो, डब्लू का सबसे मैंने करा दिया यहाँ पे। देखो डब्लू का एक्स के साथ डब्लू और एक्स एक साथ 0 होंगे, डब्लू का वाई के साथ डब्लू और वाई एक साथ 0 होंगे, डब्लू का जेड के साथ डब्लू और जेड एक साथ 0 होंगे। और अब इसमें क्या होगा, एक्स और वाई एक साथ 0 हो सकते हैं और वाई और जेड। इट मीन्स एक्स बराबर 0 हमें फोर्थ केस में पुट करना है और वाई बराबर 0। और एक फिफ्थ कौन सा केसेस बन जाएगा, एक बार एक्स बराबर 0 पुट करना है, एक बार जेड बराबर। लास्ट केसेस बना हमारे पास लास्ट केस बचा हमारे पास। अब देखो मैं इसको रीच करती हूँ, एक ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास बची है लास्ट वाले में, वाई और जेड एक साथ 0 हो जाएगा, ये दोनों, एक बार वाई बराबर 0 और एक बार जेड बराबर 0। टोटल 6 केसेस बने हैं हमारे पास ऐसे इक्वेशंस का, ऐसे केसेस डिसाइड करते हैं। और ये डब्लू बराबर 0 या एक्स बराबर 0 जो दिख रहा है उसको क्या है, नॉन बेसिक वेरिएबल है। हम सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 पुट करते हैं। अब क्यों मैंने इसमें 2 को 0 पुट किया, 2 वेरिएबल्स को एक साथ 0 क्यों पुट किया, 6 केसेस बन रहा है बिकॉज हमारा एन का वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है। अब मैं 1 बाई 1 करके सभी केसेस को डिस्कस कर रही हूँ ना। पहला केस है डब्लू इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल 0 के बराबर लिखा है मैंने। कौन से वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल। क्यों लिखा है, बिकॉज n बराबर 2 मिला है। अगर n बराबर 1 आया होता तो मैं इसी एक वेरिएबल को 0 के बराबर पुट करती। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ये है ना। तो क्या बचेगा, 2y और 4z, 2y 4z, टू वाई प्लस 4z इक्वल टू 7 और 4y प्लस 5z इक्वल टू 14। अब देखो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और इसमें वेरिएबल कितना दिखा अभी को हमें, y और z है ना। नॉन बेसिक वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं, x और ओमेगा, w और x हैं। और वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर इस सिस्टम में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बनाया मैंने, 2 हैं y एंड z। इट मीन्स n बराबर 2 इसके लिए है ना। अब इसका हम सोल्यूशन पता करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास जा रही हूँ। तो कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, 2 4 4 5 और ये क्या है 7 14। मैं इसमें रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ की तो रिड्यूस करने के बाद से हमें कुछ ऐसा मिला, 2 4 0 -3 और यहाँ पर 7 0। क्लियर, कैसे मैं की हूँ, मैंने क्या किया, R2 चेंज टू R2 - 2 इंटू R1। क्लियर, यही ऑपरेशन यूज़ किया, मैं लिख भी देती हूँ, R2 चेंज टू R2 - 2 R1 टू R1, लिखा नहीं पा रहा, ठीक है, 5 - 8, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिल रहा है हमें। क्या मिला है हमारे पास, 1 2 1 नहीं है, बस 2 4 0 -3 और 7 0, ये मिला। अब यहाँ से y बराबर क्या मिल गया हमें, y इक्वल टू मिल जाएगा 7/2 और z बराबर 0। तो इसका बेसिक सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हमें। अब एक चीज़ कैसे आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना आप लोग, क्लियर, या मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक्सप्लेन। वाई जेड है ना, तो अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर सकती हूँ। देखो क्या बन जाएगा, 2y प्लस 4z इक्वल टू 7 और -3z इक्वल टू 0। तो यहाँ से z बराबर 0 मिला। जब जैसे z बराबर 0 पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, वैसे हमको y बराबर क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा 7/2। यहाँ से चीज़ें आ रही हैं, क्लियर।
मैं इसको इरेज करती हूँ। सॉल्व करने के बाद से y बराबर मिला था 7/2 और z बराबर 0, ये 2 है। तो नॉन बेसिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, BS। बेसिक सोल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने WXYZ या ओमेगा XYZ है, तो मैंने ओमेगा नॉन बेसिक वेरिएबल किसको लिया है, ओमेगा और x को। तो ओमेगा x बराबर 0, ओमेगा XYZ ट्रांसपोज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दो नॉन बेसिक वेरिएबल इसमें होगा। y बराबर क्या हो जाएगा 7/2 और z बराबर 0 का ट्रांसपोज। तो हमें एक बेसिक सोल्यूशन मिल गया, वो ये है। क्लियर। पहले केस के लिए तो मिल गया, अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। ऐसे करके हम सारे केसेस को 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड केस में क्या है, ओमेगा इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये रहा सेकेंड केस। नॉन बेसिक वेरिएबल a बनेंगे। y इक्वल टू 0। अब इसके लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 4 2 5 7 14। रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद से इसको कुछ रिड्यूस किया मैंने, किया मिला 1 4 0 -3, यहाँ पर 7 0। क्लियर। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिलेगा, x और z का। यहाँ x या z, तो x प्लस 4z इक्वल टू 7, यानी कि यहाँ पे भी हमें z बराबर 0 मिल रहा है और x इक्वल टू क्या मिल रहा है, x प्लस 4z इक्वल टू 7। इट मीन्स x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो इसके लिए बेसिक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन यानी कि BS क्या हो जाएगा, ओमेगा XYZ, ओमेगा XYZ का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 0, सॉरी नहीं, ओमेगा इक्वल टू 0 है, यक्स का वैल्यू क्या मिला है हमें 7, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 का ट्रांसपोज। ये हमको बेसिक सोल्यूशन मिल गया दूसरे केस के लिए। अब हम थर्ड केस को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस में क्या होगा, ओमेगा और जेड बराबर 0 पुट करेंगे, ओमेगा और एंड जेड इक्वल टू 0। क्या मिलेगा सिस्टम कुछ मेरा, एक्स और वाई वाला, और यहाँ 1 2 2 4 7 14। रो कॉलम रो ऑपरेशन इसमें लगाया तो रिड्यूस होकर कुछ हमें इतना मिल रहा है कि 1 2 7 0 0 0। यहाँ पे क्या हमें दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो ए हमारा ए है और ए बी है। रैंक ऑफ ए इक्वल आ गया रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, बट लेस देन किसके है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका 2x2 है तो इससे छोटा है ना। तो इस केस में क्या होता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलता है। तो जब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है तो उसके पास कोई भी बेसिक सोल्यूशन नहीं होता है, तो इम्प्लाई करेगा नो बेसिक सोल्यूशन। क्लियर। फोर्थ केस में चलते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, x और y बराबर 0, नॉन बेसिक वेरिएबल मैंने किसको लिया, x और नॉन बेसिक वेरिएबल। अब इसमें कुछ ऐसा मिलेगा, W एंड Z 1 4 2 5 OMG 1 4 2 5 7 14 एंड W Z। अब इसमें भी ऑपरेशन लगाया मैंने, ऑपरेशन लगाने के बाद से
रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिला 1470 -3। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मैंने क्या किया जैसे 0 मिल गया, मैंने R2 को चेंज किया, R2 -2 × R1, तो इतना मिला। अब इसमें भी z बराबर सॉल्व करने के बाद से 0 मिलेगा और ओमेगा = 7। अब बेसिक सोल्यूशन इसके कौन कौन से हो जाएंगे, बेसिक सोल्यूशन इसके हो जाएंगे x ओमेगा 7 आ गया, x y 0 है, z भी 0 और बेसिक सोल्यूशन ओमेगा x y z। क्लियर, यही है ना। तो 7 0 0 0 ओमेगा x y z का ट्रांसपोज इसका बेसिक सोल्यूशन हो गया। फोर्थ करेंगे इसमें, फिफ्थ वाला में देखो, फिफ्थ में हम क्या करेंगे, क्या पॉसिबल x और z बराबर 0 इन नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, इनको 0 के बराबर पुट करेंगे। और हम कहाँ पुट कर रहे हैं इसको भी तो देखो, तो 0 इसमें पुट कर रहे हैं, x बराबर 0 और z बराबर 0, मतलब a का x 0 z 0 डब ओमेगा एंड y में मिलेगा हमको रिलेशन। क्लियर, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फिफ्थ केस के लिए क्या बनेगा, ओमेगा y 1 2 2 4 7 14। क्लियर, अब देखो इसके पास क्या मिल रहा है, मैं क्या कर दूँ, अगर R2 को चेंज कर दूँ R2 -2 × R1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 7 0 और यहाँ पर भी 0, बिकॉज मैं क्या कर रही हूँ, और ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी, यहाँ पे 7। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जिसके पास इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है इट मीन्स नो बेसिक सोल्यूशन, नो बेसिक सोल्यूशन, नो बेसिक सोल्यूशन मिलेगा फिफ्थ केस में भी। अब लास्ट वन है 6 वाला पॉसिबिलिटी, क्या था, y और z बराबर 0 करेंगे। नॉन बेसिक वेरिएबल क्या है, y एंड z = 0। जब y और z = 0 होगा तो x ओमेगा, मैं कहीं कहीं w को ओमेगा बोल दे रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, अब w समझो या ओमेगा समझो, नो इशू। 7 14, अब इसमें भी मैंने ऑपरेशन लगाया, तो ये कौन सा सोल्यूशन मिलेगा इसके पास, क्या कर सकती हूँ मैं इसमें, इस गिवन सिस्टम के पास भी इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, बिकॉज मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, x + w = 7। या ये भी देख सकते हो, रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी के, बट लेस देन है ऑर्डर ऑफ n से छोटा है, तो इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर दो अननोन्स हो एक इक्वेशन हो, इस केस में भी हम जानते हैं कि इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है। जब इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है उस केस में नो बेसिक सोल्यूशन, कोई भी बेसिक सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस टाइप से हम करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में जितने भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है बेसिक सोल्यूशन पर बेस्ड, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और इस बेसिक सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है कि कब हमारे पास बेसिक जो डीजेनरेट फिजिबल सोल्यूशन कब होता है और नॉन डीजेनरेट फिजिबल सोल्यूशन कब होता है। बेसिक में डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और एक नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, एक जनरेट होता है एक नॉन डीजेनरेट। देखो जब हम बेसिक सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे इससे प्रीवियस स्लाइड्स में, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वाई जेड मैंने 0 लिया है, एक क्या बता रहा है, ये नॉन बेसिक वेरिएबल है। अब बेसिक वेरिएबल कौन कौन से, एक्स और डब्ल्यू। क्लियर, तो अगर बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, नॉन डी जनरेट बेसिक सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ना। क्लियर, अगर इसी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं डी जनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, ये होगा। ओके।